आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त के साथ खुद हुई थी। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ना ही किसी और की कॉपी की हुई कहानी। जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं वो सब मेरे दोस्त ने खुद फेस किया था और बाद में मुझे बताया। उस दोस्त का नाम है अर्जुन। कुछ महीने पहले अर्जुन अपनी फैमिली के साथ छोटी सी ट्रिप पर गया था। अर्जुन के साथ उसके माँ पापा और उसकी छोटी बहन भी थी। उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो शहर से काफी दूर थी, जहां आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते थे। सिर्फ पहाड़ियां, जंगल और रात को गहरा सन्नाटा। यात्रा के बाद शाम के समय वे लोग अपने ठहरने की जगह पर पहुंचे। वो जगह एक पुराना गेस्ट हाउस था। ज्यादा नया नहीं, लेकिन काफी बड़ा और शांत। गेस्ट हाउस का केयरटेकर एक अजीब सा आदमी था। बहुत कम बोलता था और आंखों में अलग ही सी थकान थी। जब अर्जुन ने कैजुअली पूछा, यहाँ सब ठीक रहता है ना, तो केयरटेकर ने बस इतना कहा, बस रात को बाहर मत निकलना। उस समय अर्जुन को लगा यह सिर्फ चेतावनी जैसी बात होगी, क्योंकि जंगल पास था। रात धीरे धीरे हो गई। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और जंगल से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अर्जुन और उसके पेरेंट्स ग्राउंड फ्लोर के कमरे में थे और उसकी बहन सामने वाले कमरे में सो रही थी। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि यह उस रात की अंतिम सामान्य अनुभूति थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास अर्जुन की आंख अचानक खुली। उसने महसूस किया जैसे कोई धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रहा हो। पांव घिसने जैसी आवाज, फिर अचानक से पूरी तरह खामोशी। अर्जुन ने सोचा शायद केयरटेकर होगा, लेकिन अगले ही पल जो आवाज आई उसने अर्जुन का पूरा शरीर अज्जम सा कर दिया, क्योंकि वह आवाज चलने की नहीं थी। वह आवाज थी किसी के खड़े होकर सांस लेने की, सिर्फ उसके कमरे के बाहर। जैसे ही अर्जुन ने वह आवाज सुनी, उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। कॉरिडोर की तरफ देखते ही उसकी रूह कांप उठी। वो देखा कि वहां अदृश्य सा कुछ खड़ा था। आधा अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई साफ अर्जुन के कमरे में दिख रही थी। अचानक उसकी बहन के कमरे से एक हल्की सी रोने जैसी आवाज आई। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया जैसे कोई कमरे के भीतर खड़ा होकर सख्त नजरों से उन्हें देख रहा हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बहन के कमरे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाजें लगातार आ रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पांव फिसल गए और वो लगभग गिर ही पड़ता। तभी उसने देखा एक लंबी अजीब महिला सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और अर्जुन के कमरे की तरफ बढ़ती चली आई। उसका हर कदम अर्जुन की धड़कनों को और तेज कर रहा था। अर्जुन ने डरते हुए पुकारा, आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? महिला ने किसी सामान्य इंसान की तरह जवाब नहीं दिया, बल्कि वह फ्लोट करती हुई अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। उसकी मौजूदगी में अर्जुन का शरीर जड़ सा हो गया। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि सिर्फ महिला ही नहीं, उसके पीछे 2 छोटे बच्चों की परछाइयां भी थीं। वे दोनों छत की ओर मुंह करके स्थिर बैठे हुए थे। पैर नीचे की ओर लटक रहे थे। अर्जुन का दिल बेकाबू हो गया। उसने अपनी बहन की तरफ देखा, लेकिन वह भी पूरी तरह से स्थिर थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सभी को जकड़ लिया हो। अर्जुन की आंखों के सामने सारी दुनिया थम सी गई और उसी पल उसने निर्णय लिया, मुझे तुरंत इस जगह से बाहर निकलना होगा। अर्जुन ने देखा कि छत पर बैठे बच्चे अब बिल्कुल स्थिर नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे हिलने लगे और उनके आंखों में एक अजीब चमक थी जो किसी भी जीवित इंसान की आंखों में नहीं होती। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बहन की तरफ देखा, लेकिन उसकी बहन भी किसी तरह का ट्रांस में लगी हुई थी। सारा कमरा ठंड और खामोशी से भर गया। तभी अचानक उसके पापा, जो सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गए थे, उनका एक पैर टूटा और चोट इतनी तेज थी कि वह बैठकर भी दर्द से कराह रहे थे।
अर्जुन ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वे बस वहीं बैठे रहते हैं और घर में जो अजीब ऊर्जा थी उससे डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने बहन की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसल गए और वह जमीन पर गिरने वाला था। तभी उसने देखा कि वही बच्ची जो वॉशरूम में रो रही थी, अचानक कमरे के बीच में खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह से फीका था, जैसे किसी ने उसकी त्वचा निकाल दी हो, और उसकी गर्दन थोड़ी झूल रही थी। अर्जुन ने चिल्लाया, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? लेकिन बच्ची ने सिर्फ रोना शुरू कर दिया। और तभी अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पीछे एक और अजीब महिला खड़ी थी। उसकी बाहें असामान्य लंबी थीं और हाथों की उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं। उसका चेहरा अर्ध अंधेरे में पूरी तरह डरावना लग रहा था। महिला ने धीरे धीरे अपना सर हिलाया और फ्लोट करते हुए अर्जुन के सामने आ गई। अर्जुन का शरीर जड़ सा हो गया। उसने डर के मारे पसीना महसूस किया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। तभी उसने देखा कि छत के ऊपर और भी परछाइयां थीं, पुराने घर से आए हुए किसी परिवार की आत्माएं। वे सभी बच्चे और महिलाएं सिर्फ उसे और उसके परिवार को देख रही थीं। अर्जुन की दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, यह सब क्यों? आखिर ये कौन है और मेरे परिवार को क्यों परेशान कर रहे हैं? तभी उसकी बहन ने धीरे धीरे मुंह खोला और कहा, अर्जुन, मुझे अपने पास रखो। लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि अर्जुन की रूह कांप उठी। घर में खामोशी टूट गई। हर तरफ चीखें और हल्की आवाजें जैसे कहीं दूर से आ रही हों। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और फिर से अपनी बहन और पापा की तरफ देखा, लेकिन तब उसने महसूस किया कि घर के हर कोने में कुछ न कुछ अजीब और डरावना हो रहा है। अर्जुन ने मन ही मन तय किया, मुझे यहां से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन पहले मुझे यह समझना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है और इन आत्माओं की नाराजगी का कारण क्या है। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वह परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा, लेकिन घर के हर कोने में डरावनी चीजें थीं। सिरहाने पर बहन की आंखें लगातार खुली रहती थीं और छत पर बैठे बच्चों की परछाइयां जैसे हर कदम का इंतजार कर रही हों। तभी घर के बाहर एक धामी आया। धामी का नाम था बीरूदास, जो हमेशा गांव में झाड़ फूंक और पूजा के लिए बुलाया जाता था। धामी ने घर के चारों ओर कदम रखते ही सभी को शांत रहने का इशारा किया। धामी ने देखा कि घर में कुछ असामान्य ऊर्जा थी। उसने धीरे से कहा, यहां सिर्फ पत्थर या लकड़ी की समस्या नहीं है। किसी पुराने घर की आत्माएं अब भी यहां रहती हैं और जो लकड़ी आपने इस्तेमाल की है वही उनका रास्ता बन गई है। अर्जुन और परिवार के सभी सदस्य धामी की बातें सुनकर हैरान रह गए। धामी ने सभी को इकट्ठा किया और एक विशेष क्रिया शुरू की। घर के हर कमरे में धूप, ताबीज और मंत्रों का उपयोग हुआ। रात भर घर में अजीब आवाजें आती रहीं, चीखें, हौहकार और किसी चीज के गिरने की आवाज। अर्जुन ने देखा कि बच्चे और महिला फ्लोटिंग की स्थिति में घर के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन धामी की क्रिया के बाद उनकी परछाइयां धीरे धीरे कम होने लगी। धामी ने अर्जुन के पापा और छोटे भाई से कहा, यह लकड़ी जो आपने पुराने घर से खरीदी थी, उसमें ये आत्माएं फंसी हुई थीं। मैंने जितनी क्रियाएं की हैं, अब ये धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। अर्जुन ने महसूस किया कि घर में अब हल्की रोशनी और ठंडी हवा का संतुलन धीरे धीरे वापस आ रहा है। बहन और बच्चे धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। धामी ने अंतिम सलाह दी, इस घर में हमेशा सतर्क रहो। जो भी पुराना सामान इस्तेमाल करो, उसके इतिहास के बारे में जान लो। कभी भी बिना पूजा के नए स्थान पर आत्माओं को मत आने दो। अर्जुन और परिवार ने धामी की बातें ध्यान से सुनी। वे समझ गए कि कभी कभी छोटा सा निर्णय, जैसे लकड़ी खरीदना, कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। रात पूरी तरह कटने के बाद घर में शांति छा गई, लेकिन अर्जुन और परिवार के मन में एक सवाल अभी भी था, क्या यह पूरी तरह से खत्म हो गया है या कहीं ना कहीं ये आत्माएं अभी भी हमारे आसपास हैं? धामी की क्रिया के बाद घर में शांति जरूर आ गई थी, लेकिन अर्जुन और उसके परिवार के दिलों में अभी भी डर का एहसास बाकी था। अर्जुन ने देखा कि बहन धीरे धीरे सामान्य हुई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कुछ अजीब चमक थी। अर्जुन ने पापा से पूछा,
पापा, क्या पूरी तरह सुरक्षित हैं हम? पापा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, अभी तो सुरक्षित हैं, लेकिन हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। अगले कुछ दिन घर में हल्की हल्की आवाजें आती रहीं। कभी किसी कमरे से अचानक ठंडी हवा का झोंका आता, तो कभी दरवाजे अपने आप हल्के से बंद या खुले होते। अर्जुन समझ गया कि ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बस अब ये आत्माएं शांत हो गई हैं। एक दिन अर्जुन और उसके छोटे भाई ने पुराने घर से लाई हुई लकड़ी की जांच की। वे जानना चाहते थे कि क्या सच में उस लकड़ी में कोई असामान्य शक्ति थी। जैसे ही उन्होंने लकड़ी को हाथ में लिया, अचानक हल्की सी आवाज और हिलने की सनसनी महसूस हुई। अर्जुन तुरंत लकड़ी को फर्श पर रख दिया और पीछे हट गया। उसके पापा ने भी चेतावनी दी, बेटा, यह सिर्फ लकड़ी नहीं थी, यह उन आत्माओं का रास्ता था जो घर से जुड़ा है और अब हम सुरक्षित हैं। रात हो चुकी थी। अर्जुन अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। 12 बज चुके थे, फिर भी उसकी आंखें खुली थीं। कमरे में हल्की हल्की सरसराहटें आ रही थीं और अर्जुन को अजीब सा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तभी अर्जुन ने देखा, उसका छोटा भाई धीरे धीरे हवा में उठने लगा। अर्जुन की आंखों के सामने भाई ऊपर तैर रहा था और नीचे जमीन पर बैठी एक डरावनी आत्मा दिखी। वो आत्मा वही थी, हाथ में वही पुरानी लकड़ी थी जिसके बारे में उसके पिता ने पहले कहा था। यह केवल लकड़ी नहीं है, यह उन आत्माओं का रास्ता है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। भाई जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ अर्जुन। अर्जुन डर के मारे खड़ा हो गया और नीचे देखा। आत्मा धीरे धीरे उसके पास बढ़ रही थी। भाई बार बार चिल्ला रहा था, बचाओ अर्जुन बचाओ। तभी अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। पूरा परिवार दौड़कर उसके पास आया। क्या हुआ क्या हुआ? लेकिन अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत। सभी परिवार के सदस्य घबराए हुए थे। अर्जुन ने उनके डर को देखकर धीरे धीरे समझना शुरू किया कि शायद जो कुछ उसने अभी देखा वो सच में हुआ था। सभी मिलकर तुरंत गांव के पुजारी के पास गए। पुजारी ने पुरानी लकड़ी उठाई और उसे आग में जला दिया। जैसे ही लकड़ी जलने लगी, घर में से डरावनी आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगी। हवा शांत हो गई और तीसरी मंजिल अब सुरक्षित लगने लगी। अर्जुन ने परिवार से कहा, हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह डर केवल खत्म नहीं हुआ था, यह केवल हमें चेतावनी देने आया था। उस रात के बाद अर्जुन और उसका परिवार धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन लकड़ी की याद और उस डरावनी रात की छाया हमेशा उनके दिल में रही। सीखने वाली बात, कभी भी अज्ञात को हल्के में मत लो। पुराने इतिहास और अनुभव को समझो और अपने परिवार की सुरक्षा को हमेशा पहले रखो। कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी, और यह कहानी उसे उसके एक और दोस्त ने सुनाई थी जिसके साथ यह सब सच में हुआ था। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मुझे भी समझ नहीं आया कि यह सिर्फ एक डरावना अनुभव था या फिर कुछ ऐसा जिसे हम आम तौर पर मानने से डरते हैं। यह कहानी है राजीव की। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम की वजह से उसे अक्सर दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। एक बार कंपनी के काम से राजीव को कुछ दिनों के लिए एक दूसरे शहर भेजा गया। पूरा दिन सफर करने के बाद शाम हो चुकी थी। राजीव बहुत थक चुका था और उसे बस एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वह रात गुजार सके। काफी देर तक होटल ढूंढने के बाद शहर से थोड़ा दूर उसे एक पुराना सा होटल दिखाई दिया। होटल देखने में कुछ खास नहीं लग रहा था। दीवारों पर पुरानी पुताई, हल्की पीली रोशनी और आसपास अजीब सी शांति। लेकिन उस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं था। राजीव ने सोचा, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, और वह होटल के अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठा आदमी राजीव को ऐसे घूर रहा था जैसे वह उसे पहले से जानता हो। उसके चेहरे पर न कोई मुस्कान थी और न ही कोई भाव। राजीव ने रजिस्टर में अपना नाम लिखा। वह आदमी बिना कुछ बोले कमरे की चाबी राजीव की ओर बढ़ा देता है। कमरा तीसरी मंजिल पर था। सीढ़ियां चढ़ते समय पूरे होटल में अजीब सी खामोशी थी।
ऐसी खामोशी जो मन को बेचैन कर दे। कमरे में पहुंचकर राजीव ने दरवाजा बंद किया। कमरा दिखने में ठीक था, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। राजीव ने अपना बैग रखा और बिस्तर पर बैठ गया। तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा हो। राजीव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन राजीव यह नहीं जानता था कि जिस होटल में वह रुका है वहां से हर कोई सही सलामत वापस नहीं गया, और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कमरे में वापस आने के बाद राजीव का मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। वह बार बार दरवाजे और खिड़की की तरफ देख रहा था। घड़ी में रात के 11:30 हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। होटल के बाहर हवा तेज चल रही थी। खिड़की के पास लगे पुराने पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। अचानक उसी मंजिल पर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। राजीव ने सोचा शायद कोई और मेहमान होगा, लेकिन आवाज एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं जा रही थी, बल्कि बार बार उसी के कमरे के सामने आकर रुक जा रही थी। राजीव का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजे की झिड़की से बाहर झांका। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, ऐसे निशान जैसे कोई भीगे हुए पैरों से चलकर गुजरा हो। राजीव ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी लगा दी। अब उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। उसने पानी पीने के लिए टेबल की तरफ कदम बढ़ाया, तभी आईने में उसे फिर वही परछाई दिखी। इस बार परछाई उसके और भी करीब थी। राजीव ने हिम्मत करके आईने की तरफ देखा। आईने में उसका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसके पीछे एक धुंधली सी आकृति धीरे धीरे अपना आकार ले रही थी। राजीव ने आंखें बंद की और फिर खोलकर देखा। परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन आईने पर अब एक अजीब सा निशान उभरा हुआ था, जैसे किसी ने उंगली से कांच पर कुछ लिखा हो। लिखा था, यहां से चले जाओ। राजीव की सांस अटक सी गई। उसने बिना समय गंवाए रिसेप्शन पर फोन किया। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक फोन उठाया गया। उसी भारी और ठंडी आवाज में रिसेप्शन वाला बोला, सर, अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो दरवाजा मत खोलिए। राजीव ने कांपती आवाज में पूछा, यह होटल आखिर है क्या? दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही, फिर फोन कट गया। उसी पल राजीव ने महसूस किया कि कमरे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के ठीक पीछे सांस लेने की आवाज आ रही थी, धीमी, गहरी और बहुत ठंडी। राजीव ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से एक परछाई धीरे धीरे अंदर की तरफ सरक रही थी। राजीव पीछे हट गया। उसका दिमाग अब यही सोच रहा था कि वह इस होटल में रुककर बहुत बड़ी गलती कर चुका है, और यह तो सिर्फ पहली रात थी। रात किसी तरह बीत गई। अगर इसे रात कहना सही होगा तो राजीव को ऐसा लगा जैसे उसने पूरी रात आंखें बंद रखी हों, लेकिन नींद आई ही नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे में अजीब सी ठंडक थी। घड़ी पर नजर गई। सुबह के 6 बज रहे थे। खिड़की के बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी, जैसे होटल अब भी रात से बाहर नहीं निकला हो। राजीव ने खुद से कहा, शांत हो जा, सब ठीक है, यह सिर्फ एक बुरा सपना था। वह जैसे ही बिस्तर से नीचे उतरा, उसके पैर ठंडे फर्श से टकराए और तभी उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान थे, एक नहीं कई, ऐसे जैसे कोई रात में कमरे के अंदर आकर खड़ा रहा हो। राजीव का गला सूख गया। उसने दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, न कोई आवाज न कोई हलचल, लेकिन फर्श पर वही निशान कॉरिडोर की तरफ जा रहे थे। राजीव ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी जल्दी अपना बैग उठाया। अब उसका एक ही फैसला था, यह होटल तुरंत छोड़ना है। वह नीचे रिसेप्शन की तरफ गया। आज रिसेप्शन और भी ज्यादा अंधेरा लग रहा था। काउंटर पर कोई नहीं था, बस एक पुरानी सी रजिस्टर रखी थी, जिसके पन्ने हवा के बिना भी अपने आप हल्के हल्के हिल रहे थे। राजीव ने डरते हुए रजिस्टर खोली। अंदर नामों की लंबी लिस्ट थी। हर नाम के आगे चेक इन की तारीख लिखी थी, लेकिन चेकआउट कॉलम हर जगह खाली था। कुछ नामों के आगे लाल स्याही से छोटे छोटे निशान बने थे। राजीव का हाथ कांपने लगा। उसने अपना नाम ढूंढना शुरू किया, और जैसे ही उसकी उंगली एक नाम पर रुकी, रेजाइब उसके नीचे लाल स्याही में एक लाइन लिखी थी, तीसरी रात पूरी नहीं करता,
राजीव ने रजिस्टर बंद कर दी। उसी पल पीछे से किसी की आवाज आई, आपने देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। राजीव झटके से पलटा। वही रिसेप्शन वाला आदमी पीछे खड़ा था। आज उसका चेहरा और भी थका हुआ और भी डरावना लग रहा था। राजीव ने कठोर आवाज में पूछा, यह होटल है क्या या कोई जाल? रिसेप्शन वाला कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, यह जगह उन लोगों के लिए है जो रास्ते में रुक गए। राजीव को उसकी बातें और भी डराने लगीं। तभी होटल के बाहर अचानक शोर मच गया। राजीव बाहर गया। एक एम्बुलेंस होटल के सामने खड़ी थी। 2 लोग स्ट्रेचर निकाल रहे थे। भीड़ में कोई धीमी आवाज में बोला, तीसरी मंजिल वाला कमरा था, दरवाजा अंदर से बंद था, सुबह तक कोई आवाज नहीं। राजीव के शरीर से जैसे जान निकल गई। उसने रिसेप्शन वाले की तरफ देखा। वह आदमी धीरे से बोला, आप अभी भी यहां हैं, इसलिए बच गए। राजीव ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं आज चला गया तो? रिसेप्शन वाला हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह होटल जाने की इजाजत हमेशा नहीं देता। राजीव समझ चुका था। वह सिर्फ एक होटल में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह में फंस चुका है जहां रातें खत्म नहीं होती। और तीसरी रात अब दूर नहीं थी। राजीव की सांसें तेज हो चुकी थीं। एम्बुलेंस की आवाज अब दूर जा रही थी, लेकिन उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, तीसरी मंजिल, दरवाजा अंदर से बंद। राजीव ने रिसेप्शन वाले से एक आखिरी सवाल पूछा, इस होटल से अब तक कोई जिंदा गया भी है? रिसेप्शन वाला कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, जो गया उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह सुनते ही राजीव को समझ आ गया, यह आदमी पूरा सच नहीं बताएगा। राजीव ने फैसला कर लिया था, आज रात वह यहां नहीं रुकेगा। उसने अपना बैग उठाया और होटल से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! राजीव पीछे गिरते गिरते बचा। पूरे होटल की लाइट्स एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा, और उसी अंधेरे में कहीं ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, ठप ठप ठप। यह आवाज सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। रोशनी पड़ते ही उसने देखा, सीढ़ियों पर कोई साया धीरे धीरे नीचे आ रहा था। शरीर टेढ़ा, सर झुका हुआ और कदम जमीन से थोड़े ऊपर। राजीव पीछे हटने लगा और तभी उसके पीछे से एक और आवाज आई, राजीव। यह आवाज बहुत पास से आई थी। राजीव झटके से पलटा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके कान के पास अब भी गर्म सांस महसूस हो रही थी। अचानक लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और लिफ्ट के अंदर दीवार पर खून से लिखा था, तीसरी रात सबकी होती है। राजीव की हिम्मत टूटने लगी। वह सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे बहुत तेजी से आ रहा हो। वह जैसे तैसे दूसरी मंजिल तक पहुंचा और पहले खुले कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई। कमरा पूरी तरह खाली था, बस एक पुरानी अलमारी और एक खिड़की। राजीव ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे सड़क बिल्कुल खाली थी, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। ऐसा लग रहा था जैसे यह होटल किसी दूसरी दुनिया में खड़ा हो। तभी अलमारी के अंदर से खटखट की आवाज आई। राजीव ने सांस रोक ली। खटखट खटखट। अचानक अलमारी का दरवाजा खुल गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन अलमारी की अंदरूनी दीवार पर नाखूनों के गहरे निशान थे और नीचे लिखा था, हम भागे थे, तू नहीं भाग पाएगा। राजीव वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, यह होटल लोगों को जाने नहीं देता और तीसरी रात अब बस कुछ ही घंटों दूर थी। कमरे की जमीन पर बैठा हुआ राजीव काफी देर तक उसी अलमारी को देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था शायद बाहर से भी आवाज सुनाई दे रही होगी। घड़ी में समय देखा, रात के 1:47 बजे, मतलब तीसरी रात अब शुरू हो चुकी थी। राजीव ने खुद को संभाला। उसे लग रहा था कि अगर अब भी डर के मारे बैठा रहा तो यही खत्म हो जाएगा। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। कॉरिडोर एकदम सुनसान था, लेकिन कॉरिडोर की लाइट हर कुछ सेकंड में ब्लिंक कर रही थी। टिक टिक टिक। राजीव धीरे धीरे कॉरिडोर में बाहर निकला। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए,
पीछे से किसी ने उसके कंधे को छू लिया। राजीव ने झटके से पीछे देखा। कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वे निशान सीधे तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। राजीव समझ गया, जिससे वह भाग रहा था वही उसे ऊपर बुला रहा है। डरते हुए भी वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे तेज सड़ांध जैसी बदबू आई। यह वही मंजिल थी जिसे होटल वाले बंद कहते थे। सामने एक बड़ा सा दरवाजा था। दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था, लेकिन ताला अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। क्लिक, दरवाजा खुला। अंदर एक बड़ा हॉल था और हॉल के बीचों बीच जमीन पर मोमबत्तियां जली हुई थीं। उन मोमबत्तियों के बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। राजीव ने डायरी उठाई, पहला पन्ना खोला। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो हम असफल हो चुके हैं। राजीव की आंखें तेजी से शब्द पढ़ने लगीं। डायरी में लिखा था, यह होटल एक शेल्टर नहीं था, यह एक जाल था। जो भी यहां तीसरी रात रुकता है वह बाहर नहीं जाता। राजीव को समझ आने लगा कि पहले मर्डर कोई एक्सीडेंट नहीं था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन थी, वह ऊपर नहीं आती, वह नीचे बुलाती है। तभी हॉल के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। राजीव ने मोबाइल की टॉर्च उधर घुमाई। वहां एक परछाई थी, दीवार से चिपकी हुई। उसकी गर्दन अजीब एंगल में मुड़ी हुई थी और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। तू तीसरी रात रुक गया, अब तू भी हमारा है। राजीव पीछे हटने लगा, लेकिन हॉल का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अब राजीव पूरी तरह फंस चुका था। और तभी उस परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। वही चेहरा जो राजीव ने पिछली रात मरते हुए लड़के में देखा था। राजीव चीख पड़ा और उसी पल पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अचानक राजीव की आंख खुली। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। सांस ऐसे चल रही थी जैसे अभी अभी किसी मौत से भागकर आया हो। उसने चारों तरफ देखा। वही होटल का कमरा, वही दीवारें, वही घड़ी। घड़ी में समय था सुबह के 5:12 बजे। राजीव खुद से बुदबुदाया, क्या ये सब सपना था? वह धीरे से उठा और पानी पीने के लिए टेबल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर शीशे पर गई। शीशे पर उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था, तीसरी रात कभी सपना नहीं होती। राजीव के हाथ से गिलास छूट गया। कांच टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। तभी कमरे का फोन अचानक बज उठा। ट्रर ट्रर। राजीव डरते डरते फोन उठाता है। उधर से कोई आवाज नहीं, बस धीमी धीमी सांसों की आवाज और फिर एक जानी पहचानी फुसफुसाहट, नीचे आजा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। फोन कट गया। राजीव समझ गया अब भागने का रास्ता नहीं है। वह दरवाजा खोलता है और सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। पूरा होटल अजीब तरह से खामोश था। न रिसेप्शन पर कोई, न कोई गेस्ट। नीचे लॉबी में एक पुरानी सी कुर्सी पर होटल का मैनेजर बैठा था। मैनेजर ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। मैनेजर बोला, तुम पूछना चाहते हो ये सब क्यों हुआ? राजीव ने कांपती आवाज में कहा, हां क्यों? मैनेजर बोला, सालों पहले इस होटल में एक आग लगी थी। बहुत से लोग बाहर नहीं निकल पाए। उनकी लाशें तो चली गईं, पर उनकी रातें यहीं रुक गईं। राजीव को अब सब समझ आने लगा। मैनेजर ने आगे कहा, जो भी तीसरी रात यहां रुकता है वो हमारी कहानी देखता है। कुछ डर जाते हैं, कुछ यहीं रह जाते हैं। तभी राजीव के पीछे कदमों की आवाज आई। वही परछाई, वही टेढ़ी गर्दन, वही ठंडी निगाहें। राजीव ने आंख बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे जाने दो। अचानक तेज हवा चली, लाइटें फटने लगीं, पूरा होटल कांप उठा और फिर सब शांत। राजीव की आंख खुली। इस बार वह सड़क किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। लोग उसके आसपास खड़े थे। कोई बोला, भाई रात से बेहोश पड़े थे। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई होटल नहीं था, सिर्फ एक जली हुई पुरानी इमारत के खंडहर, जिस पर बोर्ड लगा था, यह जगह असुरक्षित है, यहां रात में रुकना मना है। राजीव जिंदा था, लेकिन आज भी जब रात के 3 बजते हैं उसे फोन की घंटी सुनाई देती है और स्क्रीन पर एक ही चीज लिखी होती है, तीसरी रात अभी बाकी है।
अगर आपको ऐसी और भी हॉरर और मिस्टीरियस कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई और हॉरर मिस्टीरियस कहानी के साथ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अगली कहानी और ज्यादा हॉरर और मिस्टीरियस होने वाली है।